फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यह डेली साइंस डोज का तीसरा पार्ट है और इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो पिछले 10 सालों में रेलवे में पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चंस हैं और यह मिशन एनटीपीसी ग्रुप डी की वीडियो है। मीन्स यह विशेष रूप से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बनाई गई है वीडियो। और बता दें कि देखिए, किसी भी तरह से यह वैकेंसी जो फिलअप हुई है पिछले साल की, तो उसको किसी भी तरह से देखिए सरकार पूरा करा रही है। लेकिन आगामी भविष्य में कोई भी जो है पेपर नहीं होने वाला है, कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। यह आपके लिए लास्ट चांस है और आप यदि सफल होना चाहते हैं और इस ग्रुप डी और रेलवे का सपना देखना चाहते हैं और इसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप तन मन धन से लग जाइए। अगर एंजॉय करना तो भाई एंजॉय कर लो पहले, बाद में पढ़ना। और अगर नहीं करना है, अगर पढ़ने का थोड़ा भी मूड है, तो पूरी तरह से तन मन धन लगा दो और पढ़ लो ताकि कुछ हासिल कर लो। नहीं तो दोस्तों इस ज़माने में कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह की समय चल रही है, किस तरह का ज़माना चल रहा है, किस तरह की रोजी रोज़गार की बात हो रही है। हर तरफ त्राही, हर तरफ बेरोज़गारी का आलम छाया हुआ है और आगे भविष्य में कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई सफल हो। और सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो कोई सफलता को पहुँचेगा कहाँ। तो दोस्तों इस भविष्य को देखते हुए अपने आप को जागरूक करिए और तैयार हो जाइए एक सीट हासिल करने के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो तो सभी लोग बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। मुझे तो बस यही है कि मैं आपका चाहता हूँ कि भविष्य उज्जवल हो। अब फिर आगे आप क्या सोचते हैं वो आप समझिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल की कितनी मात्रा होती है। देखिए, प्लाज्मा में जल की कितनी मात्रा होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 90 से 92%। बता दो कि प्लाज्मा कहाँ होता है, तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है। अब ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक कार्बसेल्स होती हैं। कार्बसेल्स मतलब कणिकाएँ। ये देखिए, प्लाज्मा कितना % भाग होता है, तो 55 से 65% भाग खाली प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का। पूरा ब्लड जितना भी रहता है एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 लीटर या फिर 5000 ml ब्लड होता है और उसके पूरे बॉडी वेट का 7.5% ब्लड होता है। अब बता दें कि अब देखिए, ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक कणिकाएँ होती हैं, कार्बसेल्स कहते हैं। ये कणिकाएँ कितना होती है, तो 45 से 35%। यदि पूछा जाता है कणिका की मात्रा कितनी होगी, तो 45 से 35% होगी। और इसमें 3 कणिकाएँ होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। मालूम होगा आपको, जो ब्लड है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। और प्लाज्मा कितना होता है, तो प्लाज्मा तो आपका 65 से 55% होता है। ठीक है, और फिर उसमें जो है 65 से 55% के बाद उसमें पूरे 65 से 55% का 90 से 92% आपका जल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन मुख्यतः बने होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः बने होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। और देखिए, जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेगा ना तो प्रोटीन बनते हैं। और सबसे छोटा जो प्रोटीन है वो कौन है, तो उसका नाम है इंसुलिन। सबसे छोटी प्रोटीन कौन है, तो इंसुलिन है। और यह भी अमीनो अम्लों से मिलकर बनेगी। तो इसमें कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो 51। अब बता दें अमीनो अम्ल क्या होता है। देखिए, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। एक संयोजकता से अमीनो समूह मीन्स NH2 समूह जुड़ जाए और दूसरी संयोजकता से क्या हो जाए, COOH। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह। और तीसरे से H जुड़ जाए और चौथे से एल्किल समूह जुड़ जाए। तो इस तरह से जो भी यौगिक तैयार होता है इसको कहते हैं हम अमीनो अम्ल। और जब ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं, 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं, तो आपका प्रोटीन बनता चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेप्टाइड बंध क्या होता है। पेप्टाइड बंध क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बंध बनता है। मतलब कि 2 अमीनो अम्ल आपस में जब जुड़ेंगे तो उनके बीच में एक बंध बनेगा, उसे कहेंगे पेप्टाइड बंध। और सबसे छोटी प्रोटीन कौन है, तो अमीनो अम्ल। और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है, सोयाबीन में। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ग्लाइसिन मैक्स होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे, तो बर्जीलियस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिपकली का दीवार पर चलना कौन से बल का उदाहरण है। देखिए, कोई भी पेपर हो उसमें बल से क्वेश्चन जरूर रहेगा, गति से क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों से क्वेश्चन उठाए गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
सारे क्वेश्चन को आप लिख डालिए, नोट बना डालिए या फिर रट डालिए। तो देखिए, छिपकली जब दीवार पर चलती है तो दीवार और छिपकली के पैरों के बीच में घर्षण बल लगता है। उस घर्षण बल को कहते हैं आसंजक बल। देखिए, आसंजक मतलब होता है अ से असमान, जब अलग अलग पदार्थों के बीच में या फिर अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है उसको कहते हैं आसंजक बल। और समान प्रकार के अणुओं के बीच में या एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है, जो उनको बांधे रखता है, पास पास किए रहता है, उसको कहते हैं सासंजक बल। और ये दोनों ही आकर्षण बल के उदाहरण हैं। आसंजक बल, सासंजक बल, ये दोनों ही एक प्रकार के आकर्षण बल हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है। देखिए, जितने भी वर्ड्स के आगे साइट्स लगा होता है उनका संबंध होता है कोशिका से। ऑस्टियोसाइट्स इसका मतलब होता है हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिका, और इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थियों में, मीन्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बता दें कि ऑस्टियोसाइट सेल होती है वो अस्थियों में पाई जाती है, और ये अस्थियों को मीन्स हड्डियों को बनाने वाली या फिर निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं जो हड्डियों का निर्माण करती हैं। मुख्य रूप से देखिए, फास्फेट या फिर फास्फोरस और कैल्शियम, ये दोनों हड्डियों का निर्माण करते हैं और दांतों का निर्माण करते हैं। देखिए, हड्डियों का रोग हो जाता है, एक विटामिन होती है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग हो जाता है जिसको सूखा रोग कहते हैं या फिर रिकेट्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, हल्का सा जोर या चोट लग गई हड्डियों पर तो हड्डियां टूट जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। इसको रिकेट्स कहते हैं या फिर सूखा रोग कहते हैं या फिर सुखंडी कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन डी की कमी से प्रायः हड्डियों का रोग होता है, और हड्डियों को बनाने वाली कोशिका होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और बता दें कि पूरे बॉडी में हड्डी, जैसे एक व्यक्ति 50 किलो का है तो उसके बॉडी में कुल हड्डियों का वेट कितना होगा, तो हड्डियां पूरे बॉडी वेट का 22% भाग बनाती हैं। मतलब एक आदमी जितना भी किलो का है उसका 22% जितना वजन आएगा वो उसके शरीर में हड्डियों का वेट रहेगा। चलिए, अब आपको मालूम होगा कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, तो फीमर। और हाथ में 2 हड्डियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, उनका नाम क्या होता है, तो रेडियस और अल्ना, रेडियस या फिर रेडियो और अल्ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब होता है ऑस्टियो मीन्स होता है हड्डी, और फिर पोरोसिस, पोर मतलब होता है छिद्र होना, छेद होना या फिर कमज़ोर होना या टूट जाना। सिस मतलब होता है होने की बीमारी। तो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हल्का सा चोट या धक्का लगने पर वह टूट जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मादा हार्मोन है। देखिए, हार्मोन से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन हैं, याद रखिएगा। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, या फिर वह प्रोटीन होता है, या फिर प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ होता है जो रुधिर में मिल जाता है। मतलब हमारे शरीर में जगह जगह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक प्रकार की प्रोटीन निकलती है या फिर हार्मोन निकलता है। वही प्रोटीन ब्लड के साथ मिलकर उस अंग पर जाते हैं जिस अंग का वृद्धि और विकास करना होता है। आप देखते हैं बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कैसे होता है, उसके शरीर में हार्मोन निकलते हैं, समय समय पर हार्मोन निकलते हैं। जैसे कुछ 5 साल पे निकलेंगे, कुछ 10 साल पे निकलेंगे, कुछ 12 साल पे निकलेंगे। जैसे हम कहते हैं प्राइमरी लिंग हार्मोन, प्राइमरी सेक्स हार्मोन, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। जैसे देखिए क्या होता है, दाढ़ी मुछाने लगते हैं, बाल आने लगते हैं, तो ये सभी क्या, कंधे चौड़े होने लगती हैं, भौवें आवाज़ बदलने लगती हैं। तो ये सब कब होता है, हार्मोन निकलने के कारण होता है। हार्मोन एक प्रकार की औषधि की तरह कार्य करता है। जैसे हम क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए औषधि खाते हैं, तो वह औषधि हमारी लंबाई जब नहीं बढ़ती, मतलब हमारे शरीर में अगर हार्मोन नहीं निकला तो हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो उसी हार्मोन की दवा हम खाते हैं। दवा जो हम लेंगे वो उस दवा में वही हार्मोन रहेगा तो हमारी लंबाई बढ़ने लगती है। तो वो सभी क्या है, वो एक तरह का हार्मोन है। तो ये जितने भी हार्मोन यहाँ पर हैं, इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो मादा में निकलता है या फिर मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सभी जो हार्मोन है ये सभी मादा हार्मोन है। देखिए, अब सभी मादा हार्मोनों का मैं काम बता देता हूँ। देखिए, एस्ट्रोजन क्या है, इसको कहते हैं प्राथमिक लैंगिक हार्मोन। मतलब कोई भी बच्चा जब छोटा होता है, कोई बच्ची होती छोटी होती है, तो 10 साल तक लगभग बच्चा और बच्ची दोनों में सेम लक्षण होते हैं।
तो वो उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो प्राथमिक लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है। बड़े होते हैं तो युवावस्था के सारे लक्षण एक विकसित होने लगते हैं, यौवन अवस्था आ जाती है, और यौवन अवस्था में जितने भी हार्मोन, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सभी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होते हैं। और जैसा कि देखिए चाइल्ड बर्थ के केस होते हैं जिसको कहते हैं प्रसव, तो उस प्रसव के टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मुख्य भूमिका होती है। और चाइल्ड बर्थ के समय में या फिर प्रसव के समय में जितनी भी विकृतियां उत्पन्न होती शरीर में, उनको फिर से मूल अवस्था में ले आने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन कार्य करता है। तो इस प्रकार से सभी हार्मोन जो है वो सभी मादा हार्मोन है, और सभी मादा में मुख्य रूप से निकलते हैं, इसलिए उनको मादा हार्मोन की संज्ञा दी गई है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। आपको मालूम होगा डेसिबल किसका मात्रक है, तो ध्वनि का मात्रक होता है, और ध्वनि प्रदूषण है तो ध्वनि की मात्रा ही है, तो ध्वनि प्रदूषण किस में नापा जाएगा, तो डेसिबल में। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है। याद रखिएगा आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज, ये भी बहुत बार पूछा गया आज तक। अब देखिए एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक, तो वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा का मात्रक है। और ये बोल्ट, बोल्ट क्या है, तो देखिए विभव, विभव को किस में मापा जाता है, तो बोल्ट में। ठीक है, विभव एक प्रकार की ऊर्जा होती है तो बोल्ट में नापी जाती है, और फिर इसको विभव मापी से मापा जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर से भी नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परावैंगनिक किरणों को विभेदित करता है, मीन्स चीर देता है या फिर उसको क्रॉस करके अंदर चला जाता है उसके। ठीक, तो क्रुक्स कांच, अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं, मैं आपको कांच की एक वीडियो बना दूंगा, उसमें स्पेशल कांच के ही क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्रुक्स कांच। आगे बढ़ते हैं, कांच भी बहुत तरह का होता है, जैसे आप देखते हैं कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनको बिल्डिंगों में डेकोरेशन के रूप में आगे से लगाया जाता है, कुछ कांच ऐसे होते हैं जो बसों में, बसों की खिड़कियों में लगाए जाते हैं, कुछ कांच ऐसे होते हैं जो वायुयानों में लगाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कांच का उपयोग अलग अलग जगहों पर करते हैं, तो उससे एक वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसमें सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा जो कांच से रिलेटेड रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो ऑक्सीजन है। याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो ऑक्सीजन है। अगर गैस पूछा जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, गैस पूछा जाएगा, तो देखिए गैस अगर पूछी जाएगी पृथ्वी पर तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन याद हो जाएगा आपको। और फिर बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और ये अंतरिक्ष में पाई जाती है, या फिर ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है, और इसीलिए इसको वायुयान के टायरों में और गैस के गुब्बारों में भरा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम का शोधन प्रायः किस विधि द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को कहते हैं तरल सोना, लिक्विड गोल्ड, द्रवों का सोना या फिर द्रव स्वर्ण कहते हैं। और पेट्रोलियम क्या होता है, यह जमीन के अंदर से निकाला जाता है। करोड़ों वर्ष पहले जब भौगोलिक उथल पुथल हुआ था तो उसमें जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सभी दब गए, और सभी दब गए और पृथ्वी की चट्टानों के नीचे चले गए। तो वह करोड़ों वर्षों तक उसमें दबे रहे। बाद में क्या हुआ कि वो सड़ गल गए, तो सड़ने और गलने से ये ज़मीन के अंदर चले गए, और सड़ने गलने से जैसे मौसमी को डाला जाता है मशीन में, उसका रस निकल जाता है, उसी तरह से ये सभी जीव जंतु दब गए ज़मीन के अंदर, और उनके दबने से जो लिक्विड बना वो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर रहा, और वही काले गाढ़े द्रव में बदल गया, उसी को कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रा मीन्स चट्टान, और ओलियम मीन्स होता है ऑयल मीन्स तेल, तो चट्टान से निकला हुआ तेल या फिर चट्टानी तेल कहते हैं पेट्रोलियम को। वही पेट्रोलियम आज निकाला जाता है, तो उसी पेट्रोलियम के शोधन से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसको कहते हैं पेट्रोलियम के प्रभाज, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। उस प्रभाज में क्या क्या होता है, जैसे देखिए चारकोल होता है, कोल तार होता है, चोवा होता है, ठीक है, गैसोलीन होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, मशीन का तेल होता है, वह सभी पेट्रोलियम में ही है। पेट्रोलियम मीन्स सबका मिश्रण होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम क्या है या फिर किसका मिश्रण है, तो वह हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मीन्स उसमें एल्केन भी होती है, एल्केन भी होती है और एल्काइन भी होती है, बेंजीन भी होता है, सारे एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिक भी होते हैं पेट्रोलियम में।
तो देखिए पेट्रोलियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन। इसका मतलब होता है कि किसी भी द्रव पदार्थ को इतना गर्म करना कि वह केवल भाप बनकर उड़ सकता है, लेकिन खौले ना, उबले ना। तो उसके क्वथनांक से पहले भाप बनने तक उसको गर्म करना प्रभाजी आसवन कहलाता है, और उसी विधि से पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। अब देखिए निम्न में से किस में अधिशोषण की क्षमता पाई जाती है, तो इसका से आंसर हो जाएगा चारकोल, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अधिशोषण क्या होता है, अब जैसे देखिए क्या होता है, कपड़ा है, कपड़े को पानी में डाले तो पानी क्या करेगा, कपड़े के ऊपरी सतह पर तो जाएगा, मीन्स कपड़े का ऊपरी सतह पानी को सोखेगा, लेकिन कपड़े के अंदर तक पानी पहुंच जाएगा। अगर हम कपड़े का ये गेंद बनाएं और उसको पानी में डालें तो पानी पूरा ऊपरी सतह पे तो जाएगा, अंदर तक पहुंच जाएगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। और अगर जैसे मोबाइल को अगर हम पानी में डालें या फिर किसी गेंद को, प्लास्टिक की गेंद को पानी में डालें तो पानी के कण क्या करेंगे, प्लास्टिक की गेंद के ऊपरी सतह पर चिपके रहेंगे, लेकिन उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह क्रिया कहलाती है अधिशोषण। और अगर पानी पूरा अंदर तक पहुंच गया तो उसे कहेंगे अवशोषण, और यदि पानी केवल ऊपरी सतह पर पहुंचा है तो उसे कहते हैं हम अधिशोषण। ठीक है, तो अधिशोषण की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो चारकोल में। इमल्सन क्या होता है, जैसे दूध को अगर हम पानी में मिला दिए तो जो भी लिक्विड बनेगा उसको हम कहेंगे इमल्सन। मतलब जैसे चीनी को पानी में डाला तो इमल्सन नहीं बनेगा, चीनी ठोस होती है, पानी द्रव होता है। तो जब हम चीनी को पानी में डालेंगे तो विलयन बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लेकिन जब हम किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला देते हैं तब जो नया चीज़ बनता है उसको इमल्सन कहते हैं, और इमल्सन को पायस कहते हैं हिंदी में। अब पूछा जाता है इमल्सन का उदाहरण क्या है या फिर पायस का उदाहरण क्या है, तो दूध। और यह इमल्सन कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक पानी में तेल प्रकार का और तेल में पानी प्रकार का दूसरा। कोयला आप जानते हैं 3 तरह का होता है, और यह एक जीवाश्म ईंधन होता है। पेड़ पौधे जो भौगोलिक उथल पुथल के कारण दब गए थे, वह पेड़ पौधों की मोटी मोटी जो लकड़ियाँ थीं वो दबे दबे कोयला बन गई। तो कोयला वो भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं क्या, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए एस्फाल्ट क्या होता है, तो देखिए चोवा को एस्फाल्ट कहते हैं। पेट्रोलियम को जब साफ करते हैं तो जो सबसे नीचे बैठा रह जाता है अशुद्धियों के साथ, उसी को एस्फाल्ट कहते हैं। उसको पिच भी कहते हैं, पिच मीन्स चोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है। फल देखिए पेड़ पर होता है, जैसे आम ही है, आम पहले हरा रहेगा फिर धीरे धीरे पक जाएगा। तो फलों के अंदर एक हार्मोन निकलता है अपने आप, वो कौन सा हार्मोन होता है, तो एथिलीन। और एथिलीन ही फल को पका देता है। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, एथिलीन को। अब एथिलीन का सूत्र ये भी होता है, देखिए C2H4, केमिस्ट्री में आपको मालूम पड़ेगा। और यदि इस C2H4 की अगर स्ट्रक्चर बनाए हैं तो कार्बन 4 बंद बनाता है, जिसमें एक कार्बन कार्बन दूसरा कार्बन दोनों के बीच में 2 बंद, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन दोनों से रहेंगे, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो C2H4। अब इसमें पूछा जा सकता है कि सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं, एथिलीन में सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं। जब एक क्वेश्चन कठिन बनेगा तब पूछा जाएगा। तो देखिए हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और सिग्मा को ऐसे उंगली की तरह दिखाते, देखिए ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। तो हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, मतलब सिग्मा सिंगल, सी से सिग्मा, सी से सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए सिंगल, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए। अब यहाँ पे 2 बंद है, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बंद होगा। पाई बंद को ऐसे दिखाते हैं पाई की तरह, और इसको इस तरह दिखाते हैं सिग्मा। जहाँ पर 2 बंद होता है वहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई होता है, जहाँ पर 3 बंद होता है वहाँ 1 सिग्मा 2 पाई। इसका मतलब चाहे 1 बंद हो, चाहे 2 बंद हो, चाहे 3 बंद हो, सभी में 1 सिग्मा बंद होगा, बाकी जो बचेगा वो पाई बंद। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बंद हो गए और 1 पाई बंद। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम हमारे कोशिका में एक उपस्थित कोशिकांग होता है, और इसको आत्महत्या के थैले कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो CD डुबे ने की थी, CD डुबे ने की थी। और कब की थी, तो 1955 में की थी। और लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, तो लयनकाय, लयनकाय है।
और इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो आत्महत्या के थैले या फिर सुसाइड बैग। और ये लगभग गोल गोल संरचनाएं होती हैं और इनका व्यास कितना होता है, तो 0.4 यूनिट से लेके 0.8 माइक्रान तक। ठीक है, चलिए, ये कोशिकाओं में होते हैं और इनको आत्महत्या के थैले कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो देखिए, पदार्थ की एक अवस्था है। ये देखिए क्या है, ये सबस्टेंस है। सबस्टेंस मतलब होता है पदार्थ। मैटर, मैटर मीन्स होता है पदार्थ। कोई भी पदार्थ हो दुनिया में वह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए उसके बाद चौथी मूल अवस्था खोजी गई थी। ये पदार्थ की अगर स्टेट की बात करेंगे हम, तो देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। फिर देखिए चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गई। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है। चौथी अवस्था का नाम क्या है, तो प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है, एक ऐसी अवस्था होती है पदार्थ की जिनमें सभी आयन घुलित अवस्था में होते हैं और सभी आयन होते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अभी हाल ही में खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन, मैं नहीं, निम्न में से कौन कार्य का मात्रक है, तो जूल कार्य का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है, डाइन बल का सीजीएस मात्रक है और वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिच्छू में श्वसन अंग का क्या नाम होता है, या फिर बिच्छू में श्वसन अंग कौन होता है। तो देखिए बुक लंग्स, इसका मतलब होता है फुसफुस, फुसफुस मतलब होता है फेफड़ा। ठीक है, गिल्स, गिल्स मतलब होता है गलफड़े, जैसा कि मेढक में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है गिल्स, और वो उसके सहायता से सांस लेते हैं पानी में। ट्रैकिया, ट्रैकिया से सांस नहीं लेता है बिच्छू। ठीक है, देखिए मैलपीघी नलिका, तो मैलपीघी नलिका बिच्छू का उत्सर्जी अंग होता है। बिच्छू जिस भी अंग से अपने फैकल मैटर को या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को वायुमंडल में छोड़ता है, उसका नाम होता है मैलपीघी नलिका। तो यह क्या है, हमारे में किडनी होता है और बिच्छू में मैलपीघी नलिका होता है, उत्सर्जी अंग। और वो सांस किससे लेता है, तो बुकलंग्स मीन्स फेफड़े से लेता है, जिसको फुसफुस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता दूं मैं आपको कि जो बिच्छू होता है ना, उसका जो जहर होता है, उसके जहर से कैंसर का पता लगाना आसान होता है। मीन्स कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अब बता दें कि ट्यूमर की पहचान भी बिच्छू के जहर से किया जाता है। अब बिच्छू होता कहाँ है, तो यह पत्थरों के नीचे, मरुस्थलीय जगहों में पत्थरों के नीचे पाया जाता है और ये रातों में निकलता है। मीन्स कहा जाए तो रात्रिचर होता है। और बिच्छू की लगभग 2000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और बिच्छू ही एक ऐसा जानवर है जिसकी जो जन्मता है ना, जिसका बच्चा पैदा होता है तो पहले अपनी माँ का भक्षण कर लेता है। मीन्स कोई भी बिच्छू अगर अपने बच्चे को पैदा करता है तो वह अपनी माँ को खा जाता है। मतलब पहला आहार उसकी माँ का ही होता है। अब बता दें कि बिच्छू आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, अब पोडा मीन्स होता है पैर। जितने भी जीवों के पास जोड़ीदार पैर होते हैं, जोड़ीदार उपांग होते हैं, वे सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा संघ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, मोलस्का, एनेलिडा मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, कॉर्डेटा। तो इन सभी में से लगभग 10 संघ हैं। 10 में से आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें 92,000 प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए झींगा, झींगा किस संघ का जंतु है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो झींगा किस संघ का है, तो आर्थ्रोपोडा संघ का है। काकरोच या फिर तिलचट्टा किस संघ का है, तो आर्थ्रोपोडा संघ का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का मुख्य कारण क्या है। तो इस घटना का मुख्य कारण है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बता दें कि देखिए वो सभी चीज़ें पानी पर तैरेंगी जिनका घनत्व कम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम घनत्व भी कह सकते हैं। जिनका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घनत्व कम होगा वो सभी चीज़ें पानी की सतह पर तैरेंगी, और जिनका ज़्यादा होगा वह डूब जाएंगी पानी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है।
तो अवतल दर्पण इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यदि ऑप्शन में होता तो भी सही होता। पसारी मीन्स प्रसारी, प्रसारी मतलब पसारी, पसारी मीन्स फैलाएगा। ये क्या करेगा, जब गाड़ी की हेडलाइट मीन्स गाड़ी की जो लाइट जलती रातों में वह रोड की तरफ उजाला करती है। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट जलेगी तो वह पूरे रोड पर प्रकाश को फैला देगी। पसारी, पसारी मतलब फैलाएगी, ठीक है। और आगे दिखेगा, रोड पर दिखेगा अच्छे से, तो हम गाड़ी चला पाएंगे। तो कौन सा दर्पण होता है वो, अवतल दर्पण। अब बता दें कि जो दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण की क्षमता कितनी होती है, देखिए लेंस की क्षमता को आप सुने होंगे। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, तो डायोप्टर में, ठीक है। डायोप्टर बराबर कितना होता है, तो 1/p, ये फार्मूला होता है लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, तो 1/p, ठीक है। चलिए d बराबर 1/p। या फिर अब देखिए आगे, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या तो हो गई आपकी अनंत। और दर्पण की क्षमता क्या होती है, तो दर्पण की क्षमता नहीं होती है, लेंस की क्षमता होती है, तो दर्पण में क्षमता नहीं होती है। और वाहनों में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि वाहनों में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, साइड में गाड़ियों की साइडों में पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। और धूप के चश्मे की क्षमता कितनी पाई जाती है, यह क्षमता कितनी होती है, तो 0 होती है, 0 डायोप्टर, याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्रकाश की बात है, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश की कणिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, या कणिका सिद्धांत का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था। और प्रकाश विकिरण विधि से जमीन की सतह पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से जमीन पर किस विधि द्वारा आता है, तो विकिरण विधि द्वारा आता है। और प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो कण और तरंग की जैसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है, मेथेन है। मेथेन मतलब CH4। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस सूचक के रूप में इसी मेथेन को कोयले की खानों में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए मेथेन CNG का भी मुख्य घटक है, और फिर जो प्राकृतिक गैस होती है ना, प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक होता है। और ये बायोगैस, गोबर गैस, उसका भी मुख्य घटक होता है। इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और ये दलदली जगहों पे मिलता है, और धान की खेतों में भी मेथेन गैस निकलता है, उसको मेथेन मीन्स CH4 कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। यदि फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। और उसका कंप्रेसर फटने का भी डर रहता है। तो इस तरह से दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये पार्ट नंबर 3 है। और आप पिछली वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो हैं, और वहाँ पे अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। आपको जैसे भी वीडियो चाहिए, करंट अफेयर की चाहिए तो करंट अफेयर की मिल जाएगी, कक्षा 12 की केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए तो वो भी सब मिल जाएगा, कक्षा 10 की केमिस्ट्री या फिर साइंस की वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और फिर 11 की भी वीडियो मिल जाएगी आपको। और ये जो तीसरा पार्ट है ना, इसके पहले 2 पार्ट गया हुआ है, उसमें भी 20-20 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक 15 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट है NTPC की, जब तक डेट आएगी तब तक बहुत ब्रॉड कलेक्शन हो जाएगा। तो आपको 3 चीज़ें रटना है, देखिए रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर, GK GS। तो GK GS में से साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है। तो सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो तन मन धन से लग जाइए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिल